हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे का पोर्शन हम लोग बेसिकली देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखे थे, प्लस हम लोग वेरियस ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी देखे थे। आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं सबसे पहले वो है बेसिकली आर्गेन प्लेन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। आर्गेन प्लेन जिसको कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, ये बेसिकली ऐसा एक कोऑर्डिनेट प्लेन है जहां पर हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे हम लोग किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना, अगर किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अगर x, y अगर दिया हुआ है, तो ठीक जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग किसी पॉइंट के पोजीशन को लोकेट करते थे या फिर पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे एक ग्राफ पेपर में, उसी तरीके से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कोऑर्डिनेट प्लेन पे। जिस कोऑर्डिनेट प्लेन पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उस कोऑर्डिनेट प्लेन को आर्गेन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से जाना जाता है। ठीक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह यहाँ पर भी दो एक्सिस होता है, ठीक है ना, दो रेफरेंस एक्सिस होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक है वर्टिकल एक्सिस। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते थे और वर्टिकल एक्सिस को हम लोग वाई एक्सिस बोलते थे। ठीक है ना। तो हम लोग को अगर किसी भी पॉइंट को इस प्लेन पर अगर रिप्रेजेंट करना रहता था तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एक्स कोऑर्डिनेट जिसको एप्सिलॉन के नाम से भी जाना जाता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करते थे, और वाई कोऑर्डिनेट जिसको ऑर्डिनेट के नाम से जाना जाता है उसको हम लोग वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करते थे। ठीक है ना। उसको उसके हिसाब से हम लोग इस पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते थे। सिमिलर वे में अगर हम लोग को एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यहाँ पर x जो है ये रियल पार्ट ऑफ z है और y जो है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले दो रेफरेंस एक्सिस लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहां पर हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है ना। यहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रियल एक्सिस कहा जाता है और वर्टिकल एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहा जाता है। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते थे और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहा जाता था। यहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रियल एक्सिस कहा जाता है और वर्टिकल एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहा जाता है। तो कभी भी अगर हम लोग को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर प्लॉट करना है एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे, तो सबसे पहले हम लोग ये दो रेफरेंस एक्सिस बनाएंगे। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, रियल पार्ट को तो हम लोग रियल एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करेंगे। क्लियर। यहां पर जो है रियल पार्ट पॉजिटिव होता है, यहां पर रियल पार्ट नेगेटिव होता है, यहां पर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होता है, यहां पर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होता है। ठीक है ना। यहां पे रियल पार्ट पॉजिटिव, यहां पे रियल पार्ट नेगेटिव, दैट मींस x। ठीक है ना। यहां पर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव और यहां पे इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, और ये जो पॉइंट है यहां पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो हो जाता है। ठीक है ना। रियल एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है और इमेजिनरी एक्सिस पे रियल पार्ट जीरो होता है। ठीक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता था, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता था y इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता था, जबकि y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता था, y एक्सिस होता था x इज इक्वल टू 0। y एक्सिस पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। सिमिलर वे में यहां पर है, अगर कोई पॉइंट अगर रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट अगर इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका रियल पार्ट 0 होगा। ठीक है। तो हम लोग इस पॉइंट को इस प्लेन पे प्लॉट कैसे करेंगे, जैसे कि हम पहले बोले रियल पार्ट को रियल एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करेंगे। ठीक है ना। से सपोज हम फॉर द टाइमिंग हम लेके चल रहे हैं कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। ठीक है। से सपोज इस बार हम लेके चल रहे हैं कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो रियल पार्ट को तो हम लोग रियल एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करेंगे। से सपोज ये लेंथ जो है ये लेंथ एक्स है। ठीक है ना। और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करेंगे। से सपोज ये जो लेंथ है ये y है। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस में हम लोग एक्स और वाई को प्लॉट कर लिए रेस्पेक्टिवली। अब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक है ना। जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा यही पॉइंट z हो जाएगा। ठीक है। ये पॉइंट जो है ये पॉइंट ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग एक प्लेन पे हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेन प्लेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है,
कि y पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, 4 क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है ना, 4 क्वाड्रेंट हो जाएगा। यहां पर x और y दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है, यहां पर x नेगेटिव बट y पॉजिटिव होगा, दैट मींस अगर x का वैल्यू नेगेटिव हुआ, y अगर पॉजिटिव हुआ तो कॉम्प्लेक्स नंबर z सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहां पर दोनों नेगेटिव होता है और यहां पर x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। जैसे कि हम पहले ऑलरेडी बोल चुके हैं, ये मेरा पॉजिटिव रियल एक्सिस है तो यहां पर x पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, तो देख सकते हैं दोनों तरफ इसलिए x पॉजिटिव है, जबकि यहां y पॉजिटिव होता है और यहां y नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहां पर तो y पॉजिटिव है बट यहां पे y नेगेटिव हो गया। सिमिलरली ये नेगेटिव रियल एक्सिस है तो यहां पर दोनों में x नेगेटिव है, ठीक है ना, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होता है, तो इसलिए इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन दैट कि x और y पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्लियर। इस तरीके से हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर सकते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को अगर हम ओरिजिन के साथ अगर ज्वाइन करें, ठीक है ना, तो ये जो लाइन सेगमेंट जो आएगा इसका जो लेंथ है इसी को हम लोग मॉड ऑफ z करके लिखते हैं। ये जो लेंथ है, ये लेंथ बेसिकली मेरा मॉड ऑफ z रिप्रेजेंट कर सकता है। लास्ट क्लास में ऑलरेडी मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट दिए थे, तो ये जो लेंथ है ये लेंथ ही मॉड ऑफ z रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ z क्या जाएगा, अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाए तो मॉड ऑफ z जो है ये नथिंग बट रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि मॉड ऑफ z कैलकुलेट करते समय i का टर्म नहीं आता है, ठीक है ना। सो मॉड ऑफ z जी सिंपली रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। ये y है, ये x है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया, क्लियर। और ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है, इस एंगल का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। इस एंगल को आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है ना। सो थीटा जो हो जाता है ये आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, या फिर हम लोग इसको एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी बुला सकते हैं। ठीक है ना। क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है ना, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है आर्गुमेंट को, ठीक है ना। सो इस एंगल को आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, क्लियर। इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है आर्गुमेंट का, ये हमेशा -π से पाई के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना, -π नॉट इंक्लूडेड, पाई इंक्लूडेड, डिपेंडिंग अपॉन दैट कि z कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आर्गुमेंट जो है ऑलवेज -π से +π के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है ना। सो ये जो हुआ ये आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। आर्गुमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए हम जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दे दिए कि ये आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और इसका वैल्यू जो है वो ऑलवेज -π से π के बीच में लाई करेगा और आर्गुमेंट को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। सो इस आर्गेन प्लेन पे अब सिमिलर वे में हम लोग का डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला ये सब भी बेसिकली आ जाता है। जैसे कि अगर हम लोग को सेक्शन फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑलरेडी पता है सबको कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है, ठीक है ना। 2 पॉइंट दिया हुआ है, उन 2 पॉइंट के बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है जो उस लाइन सेगमेंट को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सेक्शन फार्मूला आ जाता है। तो सेक्शन फॉर्मूला में 2 फॉर्मूला होता है। सबसे पहला जो आया वो तो आया इंटरनल डिवीजन के लिए आया, दो फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला में। सबसे पहला जो आया वो तो आया इंटरनल डिवीजन के लिए आया। इंटरनल डिवीजन में क्या है, जैसे मान लो हम लोग को 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिया हुआ है, एक है z1 और एक है z2, ठीक है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z,
ठीक है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, दो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, z1 z2, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट है जिसको हम लोग z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n, ठीक है ना, तब z क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आई सपोज सभी क्लास 10 से पहले सभी सेक्शन फॉर्मूला किए हैं, ठीक है ना, तो ये बेसिकली सेम है। क्या था सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला समथिंग कुछ ऐसा था, x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ऐसा कुछ सेक्शन फॉर्मूला था। सेम चीज यहां पर है, क्या हो जाएगा z जो ये सिंपली हो जाएगा, हमेशा ध्यान में रखना कि उल्टा मल्टीप्लाई होता है, मतलब m जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, n जो है वो इसके साथ होगा, दैट मींस क्या आ जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा mz2 प्लस nz1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये जो है ये फॉर्मूला हुआ फॉर इंटरनल डिवीजन, ठीक है ना, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में ये पॉइंट z लाई कर रहा है। सिमिलरली और एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन के केस में क्या हो जाता है, एक्सटर्नल डिवीजन के केस में जैसे मान लो कि हम लोग को ये आर्गेंट प्लेन दिया हुआ है, यहां पर ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट है z1 और एक पॉइंट है z2। जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है हम लोग को वो बाहर की तरफ लाई कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, तो z इस तरह इधर बाहर में लाई कर रहा है, यहां पर z जो था वो z1 z2 के बीच में लाई कर रहा था, यहां पर z बाहर की तरफ लाई कर रहा है, ठीक है ना। तब मान लो इस लेंथ का और इस लेंथ का रेशियो m:n है, ठीक है ना, z के साथ जो हो रहा है, ठीक है ना, z और z1 का जो हुआ वो लेंथ और z और z2 का जो लेंथ हो रहा है वो लेंथ, इन दोनों लेंथ का रेशियो सपोज m:n है। तब अगर हमको z का अगर कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, z का कोऑर्डिनेट ये सिंपली हो जाएगा mz2 माइनस nz1 होल डिवाइडेड बाई m माइनस n, ऐसा ही आ जाता है। सिमिलरली हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब करेंगे तो वहां पे भी हम लोग देखेंगे कि जब एक्सटर्नल डिवीजन का जब केस होगा तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला है, जस्ट प्लस की जगह माइनस होगा, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, कॉमा my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n, ठीक है ना, उल्टा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, n जो है वो z1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, m जो है वो z2 के साथ होगा, सो mz2 माइनस nz1 बाई m माइनस n। इस तरीके से हम लोग उस z कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हुआ सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, ये था फॉर इंटरनल डिवीजन और ये था फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। यही अगर हम लोग को मिड पॉइंट अगर निकालना रहेगा, ठीक है ना, तो मिड पॉइंट में तो रेशियो 1:1 हो जाता है। सो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर हम लोग को मिड पॉइंट निकालने के लिए अगर बोलेगा तो मिड पॉइंट जो है ये सिंपली हो जाएगा z1 प्लस z2 होल डिवाइडेड बाई 2, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपली सेक्शन फॉर्मूला यूज करने से आया है, जब मिड पॉइंट निकालने के लिए बोलेगा तब रेशियो 1:1 हो जाएगा, मतलब m का वैल्यू भी 1, n का वैल्यू भी 1, तो m और n दोनों का वैल्यू अगर हम इंटरनल डिवीजन वाले में अगर 1 पुट करेंगे तो z1 प्लस z2 बाई 2 ऐसा आ जाएगा। इंटरनल डिवीजन वाले में हम लोग m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 पुट किए, तो ऐसा ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये जो था ये सेक्शन फॉर्मूला था, ठीक है। सिमिलरली डिस्टेंस फॉर्मूला भी होता है, जैसे मान लो कि हम लोग को दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, एक है x1 प्लस i/1 और एक है z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i/2। हम लोग को इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हम लोग को दो पॉइंट दिया हुआ है, ये है z1 और ये है z2। हम लोग को इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। सो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये तो x1, y1 ऐसा आ गया ना, और इसका जो है ये x2, y2 ऐसा है, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला जो आता है वो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है, ठीक है ना। हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब करेंगे तब डिटेल में देखेंगे। एक्चुअल में डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशन से आता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है डिस्टेंस, ये सिंपली हो जाता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो कि नथिंग बट मॉड ऑफ x2 माइनस x1 प्लस i टाइम्स y2 माइनस y1 हो जाता है, ठीक है ना। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है, समथिंग ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि x प्लस आई वाई का जो मॉड होता है वो नथिंग बट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। मॉड कैलकुलेट करते समय आई का टर्म नहीं आता है, तो इसका अगर हम लोग मॉड अगर फाइंड आउट करेंगे तो आएगा ना रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देख सकते हैं कि दोनों सेम है, तो मतलब ये जो है ये नथिंग बट मॉड ऑफ x2 माइनस x1 प्लस i टाइम्स y2 माइनस y1 का है, ठीक है ना। तो दैट मींस क्या हो जाएगा, ये हो गया x2 माइनस x1 प्लस i/2 माइनस i/1, ऐसे ही आ गया, ठीक है। सिंपली हम ब्रैकेट को ओपन कर दिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये x2 और i/2 इसको तो हम लोग एक साथ लिख दिए, ठीक है ना। और ये x1 और i/1 में से हम माइनस को कॉमन ले लिए, तो ये आ गया x1 प्लस i/1। बट x2 प्लस i/2 क्या है, ये नथिंग बट z2 है, और x1 माइनस प्लस i/1 क्या है, ये नथिंग बट z1 है। तो अगर हम लोग को दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे, सिंपली मॉड ऑफ z2 माइनस z1 करने से, सिंपली मॉड ऑफ z2 माइनस z1 करने से हम लोग को दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच का डिस्टेंस मिल सकता है। क्लियर? सो दैट मींस ये मॉड ऑफ z2 माइनस z1 जो ये नथिंग बट डिस्टेंस फॉर्मूला है, जो z1 और z2 के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करने के काम में आएगा। क्लियर? सिंपली मॉड ऑफ z2 माइनस z1, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं आर्गुमेंट के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। ऑलरेडी हम आर्गुमेंट का बता चुके कि आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आर्गुमेंट थीटा, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, ऐसे आर्गुमेंट को लिखा जाता है, ठीक है ना। ये बेसिकली एक एंगल है, रेडियन में भी हो सकता है, डिग्री में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस में आंसर दे रहे हैं। अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो डिग्री या रेडियन किसी में भी दे सकते हैं। सो आर्गुमेंट को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, और इसका वैल्यू जो है वो ऑलवेज -π से पाई के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। माइनस कब होगा, जब क्लॉकवाइज में एंगल को मेजर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्लास में बताए थे कि बाय कन्वेंशन एंगल को जब एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया जाए तो उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और एंगल को जब क्लॉकवाइज में मेजर किया जाए तो उसको नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। सो -π मतलब हो रहा है कि हम लोग थीटा को क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं। तो हम लोग आर्गुमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन दैट कि z जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 4 केसेस होता है आर्गुमेंट फाइंड आउट करने का, ठीक है ना। सो सबसे पहले आया केस 1। केस 1 आया जब z फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना। जब z फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी ग्रेटर देन 0। मान लो हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है ना। इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का हम लोग को आर्गुमेंट निकालना है। तो फर्स्ट केस आया जब x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। x और y दोनों ग्रेटर देन 0 कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। दैट मींस हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा तब क्या हो जाएगा, ये एंगल बेसिकली थीटा है। हम लोग ऑलरेडी ये केस देख चुके हैं, ये एंगल थीटा है, ये लेंथ था x के इक्वल और ये लेंथ था y के इक्वल, ठीक है ना। तब यहां से हम लोग को थीटा फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, tan थीटा, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और इस थीटा के ऑपोजिट वाला साइड बेसिकली परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो है ये बेस हो जाएगा। सो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है ना परपेंडिकुलर बाय बेस। सो tan थीटा क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो गया y बाई x के इक्वल आ गया, ठीक है ना। tan थीटा जो है ये सिंपली y बाई x के इक्वल आ गया। तो यहां से हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, थीटा जो है ये सिंपली हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y बाई x, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। बी केयरफुल, ठीक है। यहां पर tan इनवर्स का मतलब ये नहीं कि 1/tan हो जाता है, ठीक है ना। tan इनवर्स ऑफ
tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स का मतलब ये नहीं कि ये 1/tan y बाई एक्स ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ये सिंपली लिखने का तरीका है, ये पावर में -1 नहीं है जो उसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। नॉर्मली लॉज ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग अगर x टू द पावर -1 अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब 1/x ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन ये x के पावर में -1 है, ठीक है ना, पावर में -1 का मतलब है कि बेसिकली वो 1/x हो जाता है, लेकिन ये tan इनवर्स ऑफ y/x है, ये पावर में -1 नहीं, ये सिंपली इसको ऐसे लिखने का तरीका है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ठीक ऑपोजिट काम करता है, ठीक है ना, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जस्ट हम बता रहे हैं कि इसका काम क्या है, ठीक है ना, उतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसका काम क्या ये जानना जरूरी है। ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ठीक उल्टा काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या करता है, किसी एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग को उसका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड आउट करके देगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 होता है, ठीक है ना, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 होता है। सो दैट मीन्स क्या 1/√3 अगर हम लोग को दिया हुआ रहेगा तो हम लोग को 30 डिग्री मिलेगा, तो वो काम ये करता है, tan इनवर्स करता है। क्या हो जाएगा, अगर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 है तो इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ 1/√3 जो है ये 30 डिग्री ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ठीक उल्टा काम करता है, ठीक है ना, ये एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग को ये वैल्यू दिया tan का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जबकि ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग को एंगल देगा। सिमिलरली जैसे tan 45 डिग्री जो होता है वो 1 होता है, दैट मींस अगर हम लोग tan इनवर्स ऑफ 1 अगर निकालेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 जो वो 45 डिग्री हो जाएगा। tan 60 डिग्री जो है वो √3 होता है, सो दैट मींस अगर हम लोग tan इनवर्स ऑफ √3 अगर करेंगे तो 60 डिग्री देगा। सो ये जस्ट उल्टा काम करता है, ठीक है ना, जैसे tan इनवर्स होता है tan का होता है वैसे ही sin cos सबका ही होता है, ठीक है ना। sin 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ होता है, सो दैट मींस sin इनवर्स ऑफ हाफ जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा। सो देख सकते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो काम है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ठीक ऑपोजिट है, ठीक है ना। sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, सो दैट मींस sin इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, इस तरीके से आ जाता है, क्लियर। जहां पे थीटा जो है tan थीटा इज इक्वल टू y/x था, तो अगर मैं थीटा का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये सिंपली tan इनवर्स ऑफ y/x ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस हुआ जब z सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जब z सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में x तो लेस देन 0 होता है बट y ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है ना। दैट मींस z जो है वो ऐसा कुछ होगा, यहां कहीं z होगा, तो हम लोग को ये एंगल बेसिकली फाइंड आउट करना है, ये थीटा है, हम लोग को ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो y है और ये x है, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है, यहां पर x नेगेटिव है, ठीक है ना, नेगेटिव है, यहां पर x देख सकते हैं कि नेगेटिव x नेगेटिव रियल एक्सिस की तरफ लाई कर रहा है तो x नेगेटिव होगा, तो हम लोग को वो थीटा निकालना है। कैसे निकालेंगे, मान लो कि ये एंगल जो है ये एंगल फाई है, मान लो ये जो छोटा वाला जो एंगल ये फाई है, ठीक है ना। ये टोटल एंगल तो 180 डिग्री है, ठीक है, मतलब पाई रेडियन। सो अगर पाई में से अगर हम इस फाई को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हम लोग को थीटा मिल जाएगा, ठीक है ना। हम थोड़ा बड़ा फिगर बना के दिखाते हैं तो शायद क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है ना, ये जो टोटल एंगल है ये टोटल एंगल 180 डिग्री है, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, इसको हम लोग फाई ले पकड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग पाई में से अगर हम लोग फाई को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हम लोग को थीटा मिल जाएगा, ठीक है ना। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं इसलिए सब पॉजिटिव है। सो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा तो सिंपली हो गया ना पाई माइनस फाई, ठीक है ना। ये टोटल पाई है 180 डिग्री यहां तक, ठीक है ना, और ये जो है ये फाई है, तो पाई में से अगर हम फाई को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हम लोग को थीटा मिल जाएगा, ठीक है ना।
फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस ट्रायंगल की हेल्प से फाई कैलकुलेट करेंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो फाई क्या हो जाएगा, फाई तो हो जाएगा ना tan इनवर्स ऑफ y बाई मॉड x, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा, ये मॉड x किस लिए, यहां पर x तो लेस देन 0 है ना, यहां पर x लेस देन 0 है, तो हम लोग को ये फाई एक एक्यूट एंगल हम लोग को बेसिकली फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो ये एक्यूट एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को इस x का एब्सोल्यूट वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मॉड वैल्यू, मॉड क्या करेगा, सिंपली x तो एक नेगेटिव नंबर है ना, उसका मैग्नीट्यूड खाली लेगा, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मान लो x का वैल्यू -2 है अगर, तो मॉड x करने पर हम लोग को 2 मिलेगा, ठीक है ना। मॉड x जो होता है वो बेसिकली x का एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, क्लियर। अगर x अगर -2 है तो मॉड x का वैल्यू जो है वो +2 आ जाएगा। x अगर मान लो अगर -5 है तो मॉड x करने पर 5 आ जाएगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का केस हुआ। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में जब z लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, केस 3 हुआ जब z थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी लेस देन 0 और y भी लेस देन 0, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। मतलब यहां पे बेसिकली z लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये x हुआ और ये y हुआ, ठीक है ना। हम लोग को ज्यादा उल्टा लेते हैं, ऐसे नहीं, ये x हुआ ये y हुआ, तो हम लोग को ये एंगल फाइंड आउट करना है थीटा। तो देख सकते हैं अब हम लोग क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये रेफरेंस लाइन है हमेशा, ठीक है ना, ये रेफरेंस लाइन है, ये 0 डिग्री लाइन है, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग एंगल को मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्लॉकवाइज में एंगल को मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज में जब एंगल को मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो टोटल एंगल जो है, ये टोटल एंगल है -पाई, क्योंकि क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं तो माइनस करके आ जाएगा। और मान लो कि ये जो एंगल है, ये एंगल है फाई। सो अगर हम लोग -पाई प्लस पाई अगर कर देंगे, मतलब -पाई में से अगर फाई को हटा देंगे तो हम लोग को थीटा मिल जाएगा, ठीक है ना। सो थीटा क्या हो गया, थीटा दोगे ना माइनस ऑफ पाई माइनस पाई, ऐसा आ जाएगा। दैट मींस ये सिंपली हो जाएगा -पाई प्लस पाई, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। -पाई नहीं होगा, -पाई प्लस पाई होगा, बी केयरफुल, ठीक है ना। -पाई प्लस पाई होगा तो ऐसा हो जाएगा। और फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाई हम लोग इस ट्रायंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा फाई, फाई सिंपली हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाई मॉड x। यहां पे दोनों का मॉड क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे दोनों नेगेटिव था, ठीक है। हम लोग जस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू लेके हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे किए थे, यहाँ पर x नेगेटिव था इसलिए सिर्फ x का मॉड किए थे, y का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि y ऑलरेडी पॉजिटिव है। ये जो है ये मॉड जो सिंपली हमको x का एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। सिमिलरली यहाँ पे मॉड y जो ये y का एब्सोल्यूट वैल्यू देगा और मॉड x जो x का एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, मतलब साइन को हटा देगा, ठीक है। जैसे मान लो y अगर -4 है तो मॉड y करने पे सिंपली 4 आएगा, ठीक है ना। उस तरीके से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो था ये थर्ड केस था। फाइनल फोर्थ केस क्या आया, फाइनली फोर्थ केस आया जब z फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव होता है बट y नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। x पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक है ना। सो z कहां लाई करेगा, z यहां पे लाई करेगा। सो ये x है ये y है, सो ये एंगल जो है ये एंगल थीटा है। लेकिन हम लोग ये क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं, बाय कन्वेंशन क्लॉकवाइज में जब एंगल को मेजर किया जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। सो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा जो ये सिंपली हो जाएगा -tan इनवर्स ऑफ, जो कि क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं तो इसलिए नेगेटिव है, -tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाई x। यहाँ पे सिर्फ y का मॉड हुआ क्योंकि y नेगेटिव में था, ठीक है ना। तो ये चार क्वाड्रेंट का चार तरीका है आर्गुमेंट फाइंड आउट करने का, क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग जाते हैं पोलर एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर, या भी पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी बोल सकते हैं इसको।
कोई भी एक नाम से बुलाया जा सकता है, पोलर एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोला जा सकता है या फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन करके भी बोला जा सकता है। दोनों में से कोई एक नाम से बुलाया जा सकता है, ठीक है ना। पोलर फॉर्म भी बोल सकते हैं या फिर पोलर एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी बुलाया जा सकता है। क्या होता है, अभी तक तो हम लोग यही देखे कि हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके इस फॉर्म में लिखते हैं, z = x + iy, ठीक है ना। z = x + iy कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखा जाता है। इसको जो है इसको कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, ठीक है ना। इसको कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को x और y के टर्म्स में लिख रहे हैं, जो कि बेसिकली उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है ना। तो इसलिए इस फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। x और y जो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, हम लोग प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम लोग जो पॉइंट है z, इस z का कोऑर्डिनेट बेसिकली x, y है। x हुआ उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y हुआ y कोऑर्डिनेट, तो इसलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है उस पॉइंट का, तो इसलिए इसको कार्टेशियन फॉर्म कहा जाता है। जबकि एक फॉर्म और पॉसिबल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसको लोग पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं या फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। कोई भी एक टर्म यूज कर सकता है, पोलर फॉर्म, पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर एम्पलीट्यूड फॉर्म, कुछ भी एक नाम से बोला जा सकता है। तो इस फॉर्म में क्या होता है, इस फॉर्म में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मॉड्यूलस और उसके आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। से सपोज इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है, दैट मींस √x² + y², से सपोज इस वैल्यू को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं, से सपोज, और इसका जो आर्गुमेंट है, से सपोज उसको हम लोग थीटा लेते हैं, इस तरीके से हम लोग पकड़ते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट z है, यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करेंगे तो ये तो y हुआ और ये x हुआ, इनको अगर हम ऐसे अगर ज्वाइन कर दे, ठीक है ना, तो ये जो लेंथ हम ऑलरेडी बोल चुके कि मॉड ऑफ z होता है, ठीक है। जब आर्गेन प्लेन जब पढ़ा रहे थे तभी बोल दी थी कि ये मॉड ऑफ z रिप्रेजेंट करता है, दैट मींस r, और ये जो एंगल है, ये एंगल जो ये आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया थीटा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। यहां से अगर हम लोग cos थीटा का निकालेंगे, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इस थीटा के लिए x मेरा बेस है, हम ऑलरेडी बोल चुके हैं ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, मतलब y परपेंडिकुलर और x बेस है, और ये तो हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड। सो cos थीटा क्या होता है, ये तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो जाता है, तो बेस है x और हाइपोटेन्यूज है r, तो दैट मींस x क्या हो गया, x सिंपली हो गया r cos थीटा। सिमिलरली अगर हम लोग sin थीटा का निकालेंगे तो sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है y, सो sin थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y/r, यानी कि y क्या हो गया, ये तो सिंपली हो गया r sin थीटा, ऐसा ही ये y निकल गया। एक बार जब हम लोग x और y दोनों मिलके इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो z क्या हो जाएगा, z तो था ना x + iy, तो x के जगह पर हम लोग पुट किए r cos थीटा और y के जगह पर हम लोग पुट किए r sin थीटा। सो दोनों में से अगर हम लोग r को अगर कॉमन ले लिए तो ये सिंपली आ जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। सो इस फॉर्म को पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, ठीक है ना। इसको पोलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, पोलर एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोल सकते हैं, या फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। इस चीज को z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यहाँ पर r जो है वो मॉड ऑफ z है, ठीक है ना, और थीटा जो है ये आर्गुमेंट ऑफ z है। इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को इस पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग अब लास्ट टॉपिक की ओर जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, यानी सिंपली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग को 1 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सब सोचते होंगे कि 1 का क्यूब रूट तो 1 होता है, ठीक है, तो इसमें नया बात क्या है, एक्चुअल में 1 का क्यूब रूट 1 जो है वो 1 ऑफ द क्यूब रूट्स है, ठीक है ना। 1 जो है वो 1 ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ 1 है,
एक्चुअल में 1 का 3 क्यूब रूट पॉसिबल है, ठीक है ना। 1 का 3 क्यूब रूट होता है, जिसमें से एक है 1 खुद। 1 का क्यूब रूट 1 होता है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक ही आंसर है। 2 और क्यूब रूट पॉसिबल होता है 1 का, ठीक है, जो कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है। इसीलिए ये कुछ नया चीज है जो सीखने को मिल रहा है कि 1 का और 2 क्यूब रूट्स भी होता है, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे हम लोग वो 2 रूट से? सपोज हम लोग को 1 का क्यूब रूट जो निकालना है, इसको हम लोग z लेके चलते हैं, इसको हम लोग z पकड़ लेते हैं से सपोज। तो अगर हम लोग बोथ साइड अगर क्यूब कर दे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो 1 इज इक्वल टू जेड क्यूब ऐसा आ जाएगा। दैट मीन्स जेड क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी, इस 1 को हम लोग 1 का क्यूब ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 का क्यूब इज सेम एज 1, ठीक है ना। तो 1 को हम लोग 1 का क्यूब ऐसे करके लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में ब्रेक कर दो। क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला? a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, ये होता है ना, a माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला में हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं। क्या आ जाएगा ये तो हो जाएगा ना z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा ही आ जाएगा। सो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो रहा है। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट कब 0 होता है? व्हेन आइदर ऑफ देम इज 0, ठीक है ना। सो आइदर z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज z इज इक्वल टू 1। तो देखो यहां से हम लोग प्रूफ कर दिए कि 1 का क्यूब रूट 1 होता है, ठीक है ना। बाकी 2 रूट कहां से मिलेगा? बाकी का 2 रूट जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिलेगा। सो और z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। जैसे कि पहला बोले थे दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो कब होता है दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0? व्हेन आइदर ऑफ देम इज 0। तो एक बार इसको 0 किया और एक बार इसको 0 किए। इसको 0 करने पर हम लोग को एक रूट मिल गया 1, मतलब 1 का क्यूब रूट 1 हो जाता है, ये प्रूफ हो गया है, ठीक है ना। अब इसको जब 0 करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सीधे सीधे फॉर्मूले से जब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को बाकी का 2 रूट और मिल जाएगा। क्या है सीधे सीधे फॉर्मूला? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो उस वो फॉर्मूला लगा के अगर यहां से अगर हम लोग z अगर निकालें तो क्या आ जाएगा z? यहां पर a भी 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है, तो आ जाएगा ना माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी का स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a, ऐसा ही आ जाएगा। सो दैट मीन z क्या हो गया? z तो हो गया ना माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 2। 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा? माइनस 3। सो दैट मीन्स ये तो आ गया ना माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 3 बाई 2। तो देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जा रहा है, एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हो रहा है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होते ही बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा ना माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3i बाई 2, ठीक है ना। रूट ओवर माइनस 3 जो होता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग रूट ओवर माइनस 1 इंटू रूट ओवर 3 ऐसे करके लिखा जा सकता है ये। सो रूट ओवर माइनस 1 तो हो गया i और रूट 3 को हम लोग रूट 3 लिख दिए, ठीक है ना। तो ये सिंपली 1 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3i बाई 2 ऐसा हो गया है। तो प्लस साइन जब यूज करेंगे तब हम लोग को एक रूट मिलेगा, माइनस साइन जब यूज करेंगे तो हम लोग को दूसरा मिलेगा। सो टोटल 3 रूट हो गया, एक तो 1 खुद और 2 यहां से मिल रहा है। प्लस लेने पे एक मिलेगा, माइनस लेने पे दूसरा मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग को टोटल 3 रूट मिल जा रहा है। सो प्लस वाले को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस वाले को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। सो लेट माइनस 1 प्लस रूट 3i बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा। सो प्लस वाले को हम लोग ऐसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसी का अगर हम लोग स्क्वायर अगर कर दे
ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर अगर कर दे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा -1 प्लस √3i/2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। सो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो गया 4, -1 का स्क्वायर तो हो गया 1, ठीक है। √3 का स्क्वायर करने पे 3 आया, और i का स्क्वायर करने पे i² आया, -2√3i, ऐसा हो गया ये। सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये i² क्या होता है, i² होता है -1, तो अगर i² की जगह पर अगर हम -1 अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 3 -2√3i होल डिवाइडेड बाई 4, ऐसा ही आ जाएगा। सो 1 - 3 क्या हो गया, 1 - 3 हो गया -2, तो हो जाएगा -2 -2√3i होल डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग 2 को कॉमन ले ले, इसमें से अगर हम लोग 2 को अगर कॉमन ले ले तो ये 2 और 4 कैंसिल आउट होके 2 आ जाएगा, तो ये सिंपली हो गया -1 -√3i/2 हो गया, जो कि नथिंग बट अदर रूट है, ठीक है। प्लस वाला तो ये हो गया ओमेगा, और माइनस वाला जो है, माइनस लेने पे जो आएगा, माइनस जब लेंगे तो आएगा ना -1 -√3i/2, तो वो ये हो गया। तो इसीलिए हम लोग दूसरे रूट को हम लोग सिंपली ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ओवरऑल 1 का 3 क्यूब रूट निकला, ठीक है। यानी कि ओवरऑल 1 का 3 क्यूब रूट निकला, एक तो है 1 खुद, एक है ओमेगा, और एक है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या हो जाता है, ओमेगा होता है -1 प्लस √3i/2, और ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाता है, ये हो जाता है -1 -√3i/2। इस तरीके से ओमेगा का टोटल 3 क्यूब रूट पॉसिबल है, हाँ सॉरी 1 का टोटल 3 क्यूब रूट पॉसिबल है, ठीक है। 1 का 3 क्यूब रूट पॉसिबल, एक है 1, एक है ओमेगा, और एक है ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा का ना कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे कि सबसे पहला प्रॉपर्टी, ओमेगा जो है ये तो 1 का क्यूब रूट है ना, ओमेगा तो 1 का क्यूब रूट है, सो दैट मींस ओमेगा का क्यूब अगर हम कर दे तो इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये पहला प्रॉपर्टी कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो इक्वल्स टू 1 होता है, क्लियर। ओमेगा क्यूब जो होता है वो इक्वल्स टू 1 होता है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आया। सेकेंड प्रॉपर्टी आया, अगर हम लोग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर करें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 तो 1 है, ओमेगा क्या है, ओमेगा है -1 प्लस √3i होल डिवाइडेड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर है -1 √3i होल डिवाइडेड बाई 2। तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आएगा, एलसीएम तो 2 हो गया, ये हो जाएगा 2 प्लस -1 प्लस √3i, और ये प्लस -1 √3i। सो दैट मीन्स क्या आ जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा, एलसीएम तो 2 रहा, ये 2 -1 प्लस √3i -1 √3i, सो √3i कैंसिल आउट हो गया, -1 और ये -1 ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपली 0/2 आया, जो कि नथिंग बट 0 हो जाता है। तो इस तरीके से दो प्रॉपर्टी हो रहा है ओमेगा का। पहला तो ये कि ओमेगा क्यूब जो होता है ये ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है, और सेकेंडली क्या आया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है ये इक्वल्स टू 0 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। ओमेगा क्यूब जो होता है ये इक्वल्स टू 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो ये इक्वल्स टू 0 हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। सिंपली खाली ओमेगा का क्यूब भी 1 नहीं होता है, इन जनरल अगर ओमेगा के पावर में अगर कोई भी मल्टीपल ऑफ 3 अगर दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब ओमेगा के पावर में एक ऐसा नंबर दिया हुआ है जिसको 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बच रहा है, जैसे ओमेगा टू द पावर 3, ओमेगा टू द पावर 6, 9, 12, 15, ऐसा कोई नंबर जिसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचे। सो लॉज ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब का होल टू द पावर है
सो ओमेगा क्यूब हो गया 1, तो ये 1 टू द पावर n यानी कि सिंपली 1 आ जाएगा। मतलब ओमेगा के पावर में कभी भी अगर मल्टीपल ऑफ 3 अगर होगा तो वो सिंपली इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 1, मतलब ओमेगा के पावर में एक ऐसा नंबर दिया हुआ है जिसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बच रहा है। जैसे ओमेगा टू द पावर 4, 7, 10, 13, 16, ऐसा कोई नंबर जिसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचे। सो लॉज ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा टू द पावर 3n इंटू ओमेगा टू द पावर 1। सो ओमेगा टू द पावर 3n तो हो गया 1 और ओमेगा टू द पावर 1 हो गया ओमेगा, तो ये सिंपली 1 इंटू ओमेगा यानी कि ओमेगा आ जाएगा। और ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 2 अगर दिया हुआ है तो दैट मींस ओमेगा के पावर में एक ऐसा नंबर दिया हुआ है जिसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचे। जैसे ओमेगा टू द पावर 5, 8, 11, 14, 17, ऐसा कोई नंबर जिसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचे। सो लॉज ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा टू द पावर 3n इंटू ओमेगा का स्क्वायर। सो ओमेगा टू द पावर 3n तो 1 हो गया और ये ओमेगा स्क्वायर रहा, सो दैट मींस ये सिंपली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये सब चीज लगेगा। ठीक है ना, ऐसा ही आ गया। तो जैसे हम लोग 1 का क्यूब रूट जब निकाले तो 1 का क्यूब रूट 3 आया, एक 1 एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोग किसी और नंबर का अगर क्यूब रूट अगर निकालना हो, जैसे मान लो कि अगर हम लोग को a क्यूब का क्यूब रूट अगर निकालने के लिए अगर बोला जाए a क्यूब का क्यूब रूट, तो एक तो a खुद हो जाएगा, एक हो जाएगा a ओमेगा और एक हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से निकाला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ो, अगर हम लोग को बोला जाए 8 का क्यूब रूट निकालने के लिए, 8 क्या होता है, 8 होता है ना 2 का क्यूब। ठीक है ना, 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, एक तो 2 खुद हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 ओमेगा और एक हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली अगर मान लो कि अगर हम लोग को 27 का क्यूब रूट अगर निकालने के लिए अगर बोले, 27 क्या होता है, 27 3 का क्यूब होता है, 27 इज इक्वल टू 3 क्यूब। तो 27 का क्यूब रूट क्या क्या हो जाएगा, एक तो 3, एक 3 ओमेगा और एक 3 ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं सबका। ठीक है, सो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।